हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है। एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यह पहला एक्सरसाइज है। आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं और उसे कहता है कि क्या यह सिचुएशन जो रिलेट करता है, क्या एपी से रिलेट करता है, या क्या इसमें दिया गया जो इंफॉर्मेशन है क्या वह एपी फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि 1 नंबर में जो हमारा इंफॉर्मेशन है वह क्या है। कहता है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, यहां जो सिचुएशन है, जैसे हम लोग कोई कार फेयर करते हैं, यानी कार आप भाड़े पर लेते हैं, तो क्या होता है वह उसके कंडीशन के हिसाब से क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट किलोमीटर जाएंगे यानी फर्स्ट चार्ज उसका 15 रुपीज है, और उसके बाद आप दूसरा किलोमीटर से जितना भी जाएंगे यानी फर्स्ट किलोमीटर के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितना किलोमीटर आप दूरी तय करेंगे 8 रुपीज जो है आपका ऐड होता जाएगा। कहने का अर्थ है कि सबसे पहला किलोमीटर में वो हमसे 15 रुपये लेता है, उसके बाद फिर इसमें 8 रुपीज ऐड हो जाता है, यानी जैसे ही आप सेकंड किलोमीटर आप दूरी तय करेंगे तो 8 रुपये पर किलोमीटर के दर से आपको ऐड होता जाएगा। तो मान लीजिए 15 रुपीज में हम 8 को ऐड करेंगे तो वो होगा 23 रुपीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर यानी थर्ड किलोमीटर अगर दूरी हम लोग तय करते हैं, यानी कुल मिलाकर 3 किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर जब दूरी तय करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 31। कहने का अर्थ है कि क्या यह एपी फॉर्म करता है। इसी तरह से जो एडिशनल 8 रुपीज आपका ऐड होता जाएगा अगर आप नेक्स्ट किलोमीटर को तय करेंगे। कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि जब आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं तो कार भाड़ा या ऑटो भाड़ा करते हैं, तो कहता भाई देखो 15 रुपया, आप गाड़ी में बैठो और उतर जाओ। आप 1 किलोमीटर भी नहीं जाएंगे तो भी आपको उसमें बैठने का क्रिया आपको 15 रुपये लग जाएगा। कहने का अर्थ है 1 किलोमीटर का फिक्स है, आप दूरी तय करें अथवा न करें 15 रुपये वो चार्ज हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो एडिशनल जितना भी जाएंगे आप उसका 8 रुपीज ऐड होता जाएगा। यानी मान लीजिए कि आप 15 किलोमीटर दूरी तय कर लिए, तो उस हिसाब से पहला किलोमीटर का तो आपको 15 रुपये लगेगा, उसके बाद जो रेस्ट 14 किलोमीटर है वो 8 रुपये के दर से लगेगा, तो उस तरह से ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो 1 किलोमीटर का आपको 15 रुपया लगेगा, जो रेस्ट आप 4 किलोमीटर गए तो उसका आपको 8 रुपया पर किलोमीटर के दर से, यानी कि 8 4 32 प्लस 15 कर दीजिए, इस तरह से लगता है। तो उसी तरह से हम लोग यहां देखते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है, तो सेकेंड किलोमीटर के लिए प्लस 8 हो जाएगा, तो वह 23 रुपीज हो गया। उसके बाद यह देखते हैं कि 23 में फिर 8 रुपया ऐड हो गया थर्ड किलोमीटर के लिए, तो वो 31 हो गया। अगर इसके बाद का भी हम अगर स्टेप निकालेंगे तो वह हमारा 8 प्लस हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो यहाँ क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि पहला टर्म हमारा 15 है और उसके बाद इसका जो कॉमन डिफरेंस ये 15 हो गया और डी हमारा हो गया 23 माइनस 15, तो क्या होता है 8। अब यहाँ 31 माइनस बी अगर आप करते हैं 23 तो भी होता है 8, यानी कि ये 8 जो है ये कॉमन डिफरेंस सेम है। कहने का मतलब है कि ये कॉमन डिफरेंस आपका सेम जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है आपको एपी के फॉर्म में है, यानी ये सीरीज जो है यह फॉर्म एंड एपी, यानी ये एपी फॉर्म करता है। ये सिचुएशन आपका बनता है। कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें प्रोग्रेशन ये बनाता है, यानी आप इसको यस लिखकर और इसको इस तरह से आप बना सकते हैं कि ये फॉर्म करता है। पहला नंबर का रीजन के साथ आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन है,
क्योंकि आप देखिए ये सीरीज जो है फॉर्म एन एपी, यानी एपी फॉर्म कर रहा है। तो नेक्स्ट आइए दूसरा कंडीशन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए 2 में जो सिचुएशन हमारे पास है वह है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time। मान लीजिए एक सिलेंडर है आपके पास है, उसमें जो एयर भरा हुआ है एक बार में उसका जो वॉल्यूम है जो भरा हुआ, मतलब आपका जो सिलेंडर में एयर भरा हुआ है उसमें से क्या करता है, मान लीजिए कि वो उसका वॉल्यूम भी है, सपोज कीजिए कि वॉल्यूम भी है हमारे पास है। सेकेंड कंडीशन में पहली बार में वो 1/4 उससे रिमूव कर देता है तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारा वॉल्यूम भी है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट में जैसे ही यह इससे 1/4 माइनस कर देता है, यानी ये 1 वैल्यूम है हमारा, 1/4 ऑफ v कर दिया, 1/4 रिमूव कर दीजिए आप उसका v का। तो स्टूडेंट देखिए क्या है, v माइनस v/4, तो आपके पास क्या बचता है 4v माइनस v, यानी 3/4v। सेकेंड कंडीशन में हमारा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमारा हो गया 3/4v। क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या कहता है कि हर टाइम में ये वॉल्यूम जो है वो उसका रिमेनिंग का 1/4 उससे रिमूव करता है, यानी वो निकाल लेता है। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, अब ये 3/4v का फिर 1/4v जो वह रिमूव कर देगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम फिर कहते हैं 3/4v माइनस 1/4 ऑफ 3/4v, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम लोग इसको रिमूव करते मतलब निकालते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो है 3/4v, और उसके बाद इसमें माइनस करते हैं हम कितना, माइनस, सॉरी स्टूडेंट्स ये माइनस कीजिए, आप इसको देखिए 1/4 इंटू 3/4v। तो कहने का अर्थ हो गया कि 3/4v माइनस 3/16v होता है आपका। अब देखिए यहां पर हो गया आपका 3v माइनस 3/16v, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 माइनस, और ये उसके बाद 16 डिवाइडेड बाय 16 1, और 1 को इंटू करेंगे तो ये 3v होगा, यानी कहने का मतलब ये v हो गया। तो हमारे पास आया 9/16v। क्लियर स्टूडेंट्स। आप इसको 3/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये आपका v है। कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में जो अब हमारा v हुआ वह है 3/4 स्क्वायर v। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारा जो वॉल्यूम है वह चेंज होता जा रहा है, और किसी भी तरह से इसमें जो डिफरेंस है आपका, जैसे 3/4 में -1 और इसका डिफरेंस सेम नहीं होगा। आइए इसको भी हम लोग करके देखते हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस इसका सेम है। तो स्टूडेंट जैसे कि 3/4 माइनस v अगर करते हैं तो यानी कहने का अर्थ है कि 3 - 1 भी आता है, यानी 2/4 यानी 1/2 आता है इसका डिफरेंस। अब इसका डिफरेंस देखिए, क्योंकि ये 9/16 है, 9/16 में माइनस करेंगे 3/4 को तो ये हमारा 1/2 आया स्टूडेंट्स। अब यहां पर 16 करेंगे एलसीएम, तो 9 माइनस 4 4 जा 16 और 4 4 जा 4 3 जा 12, तो क्या है स्टूडेंट्स इसमें -3/16। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि जब 3/4 में हम 1 माइनस करते हैं तो ये 3 माइनस, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 4 होगा यानी -1/2 होता है, यानी -1/2 आता है। ये -1/2 आया और यहां -3/16 आया। कहने का मतलब ये कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आएगा ही नहीं। ऐसे कंडीशन में कभी भी इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो 2 का आंसर है वह आपका आएगा नो। क्या आएगा? नो। यानी ये एपी में आप ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट फॉर्म एन एपी, नॉट फॉर्म एन एपी। ये फॉर्म एपी नहीं करता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह से आप रीजन इसको कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बिना ये आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, ये जब तक आप करके नहीं देखेंगे तब तक आपको यह सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन एपी में है या नहीं है। तो इस तरह से आप इसका वॉल्यूम निकालकर अलग अलग करके इसका रीजन दे सकते हैं।
और दिखा सकते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो प्रीसीडिंग टर्म का वो सेम नहीं है, यानी कहने का मतलब ये एपी में नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आइए देखते हैं हम लोग थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन क्या है? तो स्टूडेंट्स इसमें थर्ड में कह रहा है कि देखिए इसमें द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 meter for each subsequent। Clear friends? यानी कहने का मतलब है यहां भी देखिए सिचुएशन है जस्ट लाइक ए वन लाइक जिस तरह से वन आप किए हैं कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 फिर एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपया, जस्ट इसमें यहां पर भी है स्टूडेंट्स ये पहले किलोमीटर की खुदाई के लिए आपको 150 रुपये लगता है। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट खुदाई के लिए अगर हमारे पास 150 रुपये लगता है, रुपीस लिखना चाहिए आपको, लिख सकते हैं आप। उसके बाद सेकंड मीटर जैसे जाता है तो उसके लिए 50 रुपया ऐड हो जाता है, यानी रुपीस 200 लगता है। फिर उसके बाद एडिशनल 1 मीटर और अगर गहराई तक खुदाते हैं आप तो 50 मीटर और ज्यादा लगता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, डैश 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 कि ये एपी फॉर्म करता है, फॉर्म एन एपी। क्यों स्टूडेंट्स? यहां पर देखिए ना, पहला आपका जो टर्म है 150 है, 150 में आप 50 रुपये ऐड करते हैं तो 200 होता है, थर्ड मीटर के लिए 250 होता है, तो उसके बाद 300 होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा 150 है और सक्सेडिंग टर्म के साथ जब हम माइनस करते हैं T2 माइनस T1 तो हमारा हो जाता है 50, और यहां 250 में फिर हम 50 माइनस करते हैं 250 में अगर 200 यानी कि थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करते हैं तो देखते हैं कि हर किलोमीटर यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका अर्थ है कि यह आपका एपी फॉर्म कर रहा है। उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं, यानी ये क्लियर है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपये आपको पे करना होता है। अगर 1 मीटर और ज्यादा खुदाई करते हैं तो 50 रुपया एडिशनल लगता है आपका, और यह 50 रुपया एड हर मीटर पर चलता रहता है, इसलिए यह 150 के बाद 200, 250, 300 इस तरह से होता जाएगा, जो एक एपी को फॉर्म कर रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। क्लियर फ्रेंड्स? अब आइए इसका 4 नंबर सिचुएशन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सिचुएशन है स्टूडेंट्स कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। यानी कि स्टूडेंट्स अर्थ है स्टूडेंट्स, देखिए आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़े हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो प्रिंसिपल है वह कांस्टेंट रहता है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वह सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में क्या होता है कि एक आपका जो प्रिंसिपल है वह फिक्स होता है और पर ईयर जो है आपका केवल इंटरेस्ट ऐड होता है जो सेम अमाउंट में होता है। कहने का अर्थ है कि अगर हम 10,000 रुपये का एक साल में अगर 1,000 रुपया इंटरेस्ट देते हैं तो वह सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वह हर साल जो है वह 1,000 रुपया ऐड होता है। तो वैसे कंडीशन में अगर यह सिंपल इंटरेस्ट होता तो शायद 10,000 का 10,000 11,000 हो जाता, फिर 11 के बाद 1,000 और जोड़ती तो 12,000 हो जाता, यानी हर ईयर में डिफरेंस सेम होता। लेकिन यहां क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि क्या होता है, आप जैसा कि जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़े हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है कि एक साल के बाद जो इंटरेस्ट आपका होता है प्रिंसिपल का, वह नेक्स्ट ईयर जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है वह आपका फिर से सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। यानी वो अमाउंट हुआ आपका, यानी कि अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो कि अमाउंट कहलाता है, वह अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट आप जानते हैं कि 10,000 का जो इंटरेस्ट होगा 11,000 का फिर वो इंटरेस्ट जोड़ा जाता है,
जो कि कभी भी किसी भी सूरत में वह 10,000 का जो इंटरेस्ट पहले 1,000 था वह 1,000 नहीं होगा, क्योंकि अब 11,000 का इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर के लिए। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी वह इंटरेस्ट जो है हर ईयर का इक्वल नहीं होगा। तो क्लियर है कि ये कंडीशन जो है कभी भी वह एपी में नहीं होगा। तो लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, जैसा कि आप जानते हैं यहां पर आंसर हम पहले लिखेंगे नो, उसके बाद ये कंडीशन कैसा होता है। सबसे पहले है कि 10,000 जो अमाउंट है हमारा वो प्रिंसिपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका अमाउंट कैसे लिखा जाता है, आप तो जानते हैं कि P इंटू 1 प्लस R बाय 100 स्क्वायर T, ये इसका आपका फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका ये 1 प्लस ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, तो 8 बाय 100 और T में 1 आता है तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप इंस्टेंट इस तरह से अमाउंट हो गया, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है आपका। अब उसके बाद देखिए सेकेंड ईयर में क्या होता है। सेकेंड ईयर में यही अमाउंट जो है आपका 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाय 100 का स्क्वायर हो जाता है, यानी ये 2 साल का हो गया। उसके बाद आपका 10,000 थर्ड ईयर के लिए अगर आप करेंगे तो 1 प्लस 8 बाय 100 अपन पावर जो है 3 हो जाएगा। तो किसी भी तरह से यह एपी क्या लिखेंगे इसमें, आर नॉट फॉर्म एन एपी। व्हाई? बिकॉज interest will not be same every year। ये कह सकते हैं आप कि ये फॉर्म नहीं करता है, दैट इज द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इस तरह से आप चौथा नंबर क्वेश्चन को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो है कभी भी, आप पहले भी पढ़े होंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप बनाते हैं तो किसी भी कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बताया कि मैंने कि क्या है कि हर बार जो है हर ईयर जो है जो उसका इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है और उसका जो फिर इंटरेस्ट जो है सेकेंड ईयर के लिए वो बनता है। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट एक फिक्स्ड अमाउंट का हर ईयर में सेम नहीं होगा, इसलिए यह एपी में आपका नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4 कंडीशन जो दिया हुआ था इस तरह से आपका ये चेक हो गया कि कौन सा एपी में है या नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। गिवन एज फॉलोज, यानी ए वो हमारे पास दिया हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 2 का 1 में हमारे पास ए दिया हुआ है। ए क्या है आपका 10 है और डी हमारा क्या है भी 10 है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि इसका जो 4 टर्म हम लोग लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ए प्लस डी। अब हम 4 टर्म जो लिखते हैं वो हमारा जैसे होता है फर्स्ट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी कि ये 4 टर्म आपका हो गया। जो कहा जा रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, ये फर्स्ट 4 टर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो अभी आपका यहां वैल्यू है 10, फिर कोमा 10 प्लस 10 कोमा फिर 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 इंटू 10 कोमा 10 प्लस 3 इंटू 10, यानी कहने का अर्थ हुआ कि आपका जो एपी का 4 टर्म है 10, 20 और यहां पर ये क्या होगा इसका वैल्यू 30 हो जाएगा और यहां 40 हो जाएगा। या आप एक टर्म और इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 10 प्लस 20 फिर 10 प्लस 30, यानी कि 10, 20, 30 और 40 आपका ये टर्म हो गया। 4 टर्म को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया स्टूडेंट्स, इस तरह से आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि 10, 20 और 30 और 40 इसका 4 नेक्स्ट टर्म होगा। उसी तरह से जब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 में, तो 2 है हमारा
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और वह है आपका इसमें a बराबर -2, a बराबर -2 और d बराबर हमारे पास है 0। तो स्टूडेंट्स यहां कॉमन डिफरेंस 0 है, तो निश्चित रूप से इसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म कुछ भी लिखेंगे अब जो ही आएगा आपको -2, यानी इसका फर्स्ट टर्म में यानी कि नेक्स्ट यानी फर्स्ट फोर्थ टर्म लिखेंगे। जब आप फर्स्ट फोर्थ टर्म्स क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए एक्चुअल में कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं, 0 है, तो पहला टर्म भी -2, दूसरा टर्म भी -2, तीसरा टर्म भी -2 और चौथा टर्म भी -2 ही होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए इसका देखते हैं, इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो स्टूडेंट्स 2 का क्वेश्चन नंबर 3, यहां भी हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, बस इसका हम क्या करना है, हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा a बराबर -2। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है a बराबर 4 और d बराबर हमारा है -3। देखिए स्टूडेंट्स d बराबर है -3। तो जैसा कि आपको बताया है कि फर्स्ट 4 टर्म्स जो होता है, फर्स्ट 4 टर्म्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स, देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स को हम लोग लिखते हैं a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप हमारा a का वैल्यू हमारे यहां पर है 4, दूसरा होगा 4 प्लस -3 कोमा 4 प्लस 2 इंटू -3 कोमा 4 प्लस 3 इंटू -3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ये वैल्यू हमारा 4 है, उसके बाद ये 4 - 3 ये हो गया 4 - 6 और ये 4 - 9। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आइए, क्योंकि देखिए यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस हम लिखिए 4 और उसके बाद ये 1 -2 और -5, ये आपका नेक्स्ट 4 टर्म हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है? ये आपका नेक्स्ट 4 टर्म्स इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस नंबर का, वो है नहीं लास्ट नहीं है सर, सेकंड लास्ट है, a बराबर -1। 4 है, 4 में भी हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6, सॉरी a बराबर -1, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। क्या स्टूडेंट? देखिए d बराबर 1/2, ये हमारे पास a और b का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब फिर हम फर्स्ट 4 टर्म्स लिखेंगे सेम वे में। क्या करेंगे? फर्स्ट 4 टर्म्स लिखते हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स हमारा हो रहा है a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। क्लियर स्टूडेंट? देखिए पहले आप इस फॉर्म में लिख लीजिए, उसके बाद उसका वैल्यू पुट अप कर दीजिए, नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा आपका। हमारे पास जो a है स्टूडेंट्स, वो a का वैल्यू है -1। क्लियर है? अब यहां पर -1 प्लस 1/2 इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, या आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। फिर -1 प्लस 2 इंटू 1/2, उसके बाद a प्लस 3 इंटू 1/2। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए। -1 कोमा, अब आप देखिए यहां पर क्या है कि इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 होता है, तो -2, अगर इसके नीचे भी 1 होता है स्टूडेंट्स, अगर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 होगा और 2 इंटू -1 -2 हुआ, प्लस और इस तरह से 1, फिर एक बार लिख लेंगे इसको हम लोग, 2 कैंसिल हो जाता है तो -1 प्लस 1 हो जाता है, कोमा, फिर यहां पर देखिए a प्लस, यानी a का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, -1 और -1
-1 प्लस 3/2। क्लियर है? अब यहां पर -1/3/2 था, तो कहने का मतलब है कि इसको भी आप एलसीएम लेकर इस तरह से यहां स्टूडेंट्स कर देते हैं कि 2 एलसीएम है, तो यहां पर 1/2 से यानी 3/2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये 3/2 हो जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा? 3/2 होगा। अब यहां पर एलसीएम लेने के बाद यहां -2, क्योंकि इसके नीचे 1 है और 1 से डिवाइड आप 2 को करेंगे तो 2 होगा, -2 प्लस 3, यानी कि स्टूडेंट देखिए इसका वैल्यू आ गया -1 कोमा -1/2 कोमा, फिर ये 0 आ जाता है और यहां पर आ जाता है 1/2, यानी इसका नेक्स्ट फोर्थ टर्म जो हुआ वो हुआ आपका क्या? -1 -1/2 और उसके बाद 0 और 1/2, यानी आपका नेक्स्ट फोर टर्म्स निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 5 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग लिखते हैं इस तरह से। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्वेश्चन हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां नंबर हमारा है a बराबर -1/1.25 और d बराबर है -0.25। स्टूडेंट्स यहां देखिए d बराबर है -0.25। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आइए यहां पर भी हमारा a और d है, थोड़ा पॉइंट में है, आप डेसिमल नंबर में है, लेकिन आप डेसिमल नंबर को भी मल्टीप्लाई अगर सही से करेंगे तो सही आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स क्या है, उसी तरह से हम लोग लिखते हैं कि फर्स्ट फोर टर्म्स क्या होगा हमारा? बराबर a कोमा a प्लस d कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d। तो स्टूडेंट क्या है ना कि डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको गलती होने की संभावना ज्यादा होगी, इसलिए आप क्लियर इस तरह से आप उसको लिखिए। फिर उसके बाद a का वैल्यू पुटअप कीजिए। हमारा a का वैल्यू क्या है? -1.25। क्लियर है? फर्स्ट टर्म होगा आपका -1.25 प्लस d हमारा क्या है? 0.25। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि आप इसको एक साथ भी ऐसे रख सकते हैं, आप इसको अलग रखिए। फिर यहां a प्लस, यानी a का वैल्यू आपका है -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। क्लियर स्टूडेंट्स? थोड़ा ज्यादा देखिए यहां पर है, स्पष्ट होना चाहिए। -0.25 ये आपका 2 का हुआ। फिर तीसरा हम लोग नीचे लिखते हैं -1.25। अब आप इसको भी चाहें तो इस तरह से ब्रैकेट में रखकर क्लियर लिख सकते हैं। -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए क्या है, सबसे पहले आप इसका पहला टर्म तो सेम है, आपका पहला टर्म तो आप लिखेंगे -1.25 ही हुआ। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में -1.25 प्लस माइनस माइनस होगा स्टूडेंट्स, और ये है 0.25 हो गया। उसके बाद आपका सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म है हमारा -1.25, और यहां पे भी देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, प्लस माइनस पहले माइनस हो जाएगा, और 2 को जब इससे इंटू करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, 50 भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये आपका थर्ड टर्म हो गया। उसके बाद थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म में क्या लिखेंगे आप, -1.25 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, और ये 0 माइनस, तो चूंकि माइनस माइनस प्लस हो, सॉरी स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये अगर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा, यानी कि 0.75। तो स्टूडेंट्स क्या है यहां पर, अब हमारा जो क्लियर टर्म निकलेगा, अब ये देखिए -1.25 और -1.25 और -0.25। तो स्टूडेंट्स क्या है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन आपका माइनस ही होगा,
यानी -1.5 हो जाएगा आपको ये, कि देखिए -1.25 और 0.25, अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ऐसा आएगा -1.50, तो 1.5 ही लिखेंगे हम लोग, क्लियर है। -1.5 हुआ। अब उसके बाद जब इसको प्लस करेंगे ये आपका -1.75 होगा, क्योंकि 50 और 25 जो डेसिमल पार्ट है, वो डेसिमल पार्ट को आप प्लस करेंगे तो 75 होगा, और इंटीग्रल पार्ट आपका केवल 1 है, तो ये -1.75 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्लियर है कि वो -2.0 होगा। आप उसको 2.0 लिखिए या 0.2 भी लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करके बताएंगे। धन्यवाद।